इतिहास लोक में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम सातवाहनों के विषय में जानेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, वायु पुराण में लिखा हुआ है कि आंध्र जातीय सिंधुक कानवायन सुशर्मा एवं शुंगों की अवशिष्ट शक्ति को नष्ट करके राज्य प्राप्त करेगा। इससे प्रकट होता है कि कण्व वंश का नाश आंध्र वंश के द्वारा हुआ। उद्धरण से प्रकट होता है कि राज्य प्राप्त करने के लिए आंध्र वंश के संस्थापक को कण्व और शुंग दोनों वंशों की शक्ति का नाश करना पड़ा। प्रकट होता है कि कण्व वंश के शासनकाल में भी शुंग वंश किसी न किसी रूप में राज्य कर रहा था। यह रूप क्या हो सकता है? प्रोफेसर भंडारकर का कहना है कि शुंग वंश से सत्ता छिन जाने के बाद भी कण्व वंश ने उसका पूरा विनाश नहीं किया था और पेशवा की भांति उसे शासन करने दिया था। अधिकांश विद्वान कण्व शासनकाल में शुंग वंश की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते नहीं हैं। उनका मानना है कि सर्वोच्च सत्ता कण्वों के हाथ में ही रही थी। शुंग राजा संभवतः विदिशा के छोटे से प्रदेश में कण्व राजाओं की अनुमति से राजा की उपाधि मात्र धारण किए हुए था और अर्ध स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। आंध्र संस्थापक ने अपनी संपूर्ण सत्ता स्थापित करने के लिए कण्वों की शक्ति और शुंगों की शक्ति दोनों का विनाश किया। इस नवीन राजवंश को पुराण आंध्र जातीय अथवा आंध्र भृत्य बताते हैं, लेकिन इस वंश के लेखों में कहीं भी इस नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके राजा सदैव स्वयं को सातवाहन कहते आए हैं। साहित्य में कहीं कहीं पर इस वंश के लिए शालिवाहन शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न यह उठता है कि नामों के इस विरोध का कारण क्या है? आंध्र जातीय का अर्थ हुआ अनार्य। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ दक्षिणी भारतवर्ष में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश को आंध्र जाति का निवास स्थान बताते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यह प्रदेश आर्य संस्कृति के बाहर था। आंध्रों की गणना पुंड्र, सबर और पुलिंद आदि अनार्यों के साथ हुई है। अतः यदि हम नवीन वंश को आंध्र वंश मान लें तो वह अनार्य वंश सिद्ध होगा। जैसा कि आगे हम जानेंगे, नवीन वंश आर्य वंश था या ब्राह्मण वंश था। पुराणों ने इस ब्राह्मण वंश को आंध्र जातीय वंश क्यों कहा? यानी यह वंश आर्य वंश था या नहीं, पहला प्रश्न तो यह है। और फिर लेखक यह लिख रहे हैं कि पुराणों ने इस ब्राह्मण वंश को आंध्र जातीय क्यों कहा। इसका एक विशेष कारण है। यह नवीन वंश महाराष्ट्र में राज्य करता था। कालांतर में शकों ने इस राजवंश को पराजित करके महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिया। महाराष्ट्र को छोड़कर यह राजवंश गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो आंध्र देश है वहां आकर बस गया। आंध्र देश में रहने के कारण यह वंश आंध्र कहलाया। अतः आंध्र नाम प्रादेशिक है, जातीय नहीं। अनुमान होता है कि आंध्र और सातवाहन दो अलग अलग जातियां थी। इस वंश का आदि पुरुष सातवाहन था और इसी वजह से यह वंश सातवाहन वंश कहलाया। सातवाहनों की जाति के विषय में मतभेद तो है ही। कोई कहता है कि सातवाहन अनार्य थे, कोई कहता है ब्राह्मण थे, कोई कहता है कि ब्राह्मण नहीं थे। सातवाहनों को अनार्य मानने वाले विद्वान अपने पक्ष में कहते हैं कि पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्रों को अनार्य बताया गया है। अनेक सातवाहन राजाओं के नाम अनार्य प्रतीत होते हैं, जैसे सिमुख, हाल और पुलुमावी। अनेक सातवाहन नरेशों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे गए थे, जैसे गौतमी पुत्र,
वाशिष्ठी पुत्र, यह मातृ प्रधान व्यवस्था अनार्य समाज की थी। पुराणों में सातवाहनों को वृषल भी कहा गया है। सातवाहनों ने अनार्य शकों से भी विवाह संबंध स्थापित किया, लेकिन इन तर्कों को स्वीकार करने से पहले हमें सोचना होगा कि रायचौधरी के अनुसार वे आंध्र प्रदेश में बसने के कारण आर्य कहलाए। जोगलेकर का मत है कि सातवाहन महाराष्ट्र में पुणे के समीप आंध्र नामक नदी की घाटी में रहते थे, इस वजह से वे आंध्र कहलाए। सब जानते हैं कि दक्षिणी भारत का आर्यीकरण देर से और धीरे धीरे हुआ। वहां आर्यों के पहुंचने के बाद भी दीर्घ काल तक अनार्य संस्कृति के अनेक अंश प्रबल रहे थे। अनार्य संस्कृति के प्रभाव में ही कुछ आर्य राजाओं के नाम अनार्यों जैसे प्रतीत होते हैं। सातवाहन समाज मातृ प्रधान नहीं था, लेकिन उसमें स्त्रियों का स्थान बड़ा सम्मानजनक था। सातवाहन समाज मातृ प्रधान नहीं था, लेकिन उसमें स्त्रियों का स्थान बड़ा सम्मानजनक था। कुछ स्त्रियां अपनी योग्यता और विद्वता के लिए प्रख्यात थीं। संभवतः उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण उनके पुत्रों के नाम उनके नामों पर रखे गए। ब्राह्मण वर्ण विरोधी क्षत्रिय कर्म करने के कारण उन्हें वृषल कहा गया है। अंतर जातीय विवाह तो भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में होते आए हैं। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। केवल इसी कारण से वह अनार्य तो नहीं हो गया। इसी प्रकार यदि किसी सातवाहन नरेश ने शक महाक्षत्रप की पुत्री के साथ विवाह किया हो तो इससे उसका अनार्यत्व प्रकट नहीं होता। कुछ विद्वानों का मत है कि सातवाहन आर्य तो थे, लेकिन वे ब्राह्मण नहीं थे। गोपालाचारी और भंडारकर के अनुसार वे क्षत्रिय थे। उन्हें ब्राह्मणेतर जाति का सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क रखे गए हैं। जैसे कुछ सातवाहन राजाओं के नाम गौतम और वशिष्ठ के साथ बोले जाते हैं, ये ब्राह्मण गोत्र हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर का कहना है कि सूत्रों के अनुसार यजमान को यदि अपने गोत्र का ज्ञान न हो तो वह अपने ब्राह्मण पुरोहित या मामा तक के गोत्र को भी धारण कर सकता है। अतः ब्राह्मण गोत्र का धारण करने वाला व्यक्ति अतः ब्राह्मण गोत्र को धारण करने वाला व्यक्ति मूलतः अब्राह्मण भी हो सकता है। यही बात सातवाहनों के विषय में रही होगी। उन्होंने अपने मामा का गोत्र धारण किया था। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया है, लेकिन डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इस शब्द का अर्थ एक ब्राह्मण्य यानी ब्राह्मणों का रक्षक है। इसी प्रकार भगवान लाल इंद्रजी ने एक ब्राह्मण शब्द का अर्थ एकमात्र साधु पुरुष लगाया है। अतः इस शब्द से ब्राह्मण जातीयता सिद्ध नहीं होती। एक नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता गौतमी बलश्री को राजर्षि वधू कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि वह ब्राह्मण नहीं थी, अन्यथा उसे ब्रह्मर्षि वधू कहा जाता। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी की तुलना राम, केशव, अर्जुन और भीम से की गई है। ये सभी क्षत्रिय थे, अतः गौतमी पुत्र भी क्षत्रिय रहा होगा। इस मत का भी खंडन किया जा सकता है। याज्ञिक कार्यों के लिए सूत्रों ने यह अनुमति अवश्य दे रखी है कि यदि यजमान को अपना गोत्र ज्ञात न हो तो वह अपने ब्राह्मण पुरोहित का गोत्र धारण कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस सुविधा का प्रयोग एकमात्र क्षत्रियों ने ही किया था, वैश्यों ने नहीं। और यह स्पष्ट है कि सातवाहन क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि गौतमी पुत्र शातकर्णी को नासिक लेख में खतीय दय मान मदनस कहा गया है। अतः सातवाहन ब्राह्मण ही रहे होंगे और मामा के गोत्र को धारण करने की बात भी काल्पनिक है। एक ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति का ही है, अन्य अर्थ नहीं है।
कभी कभी ब्राह्मणों को राजर्षि भी कहा गया है, यथा पुराणों में ब्राह्मण दधीची को राजर्षि कहा गया है। तुलना का जो आधार है वह जाति नहीं, वीरता है। अब एक मत है कि क्या सातवाहन ब्राह्मण थे, या सातवाहन ब्राह्मण थे। सेनार, ब्यूलर जैसे विद्वानों का मत है कि सातवाहन ब्राह्मण थे। उनका कहना है कि नासिक अभिलेख से स्पष्ट होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया है। उसी अभिलेख में उसे क्षत्रियदय मान मदनस कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह क्षत्रिय नहीं था, उसके वैश्य और शूद्र होने का प्रश्न नहीं है, अतः वह ब्राह्मण ही रहा होगा। गौतमी पुत्र और वासिष्ठी पुत्र नामों से प्रकट होता है कि ये ब्राह्मण गोत्रों गौतम और वशिष्ठ पर रखे गए थे, अतः इनके धारणकर्ता ब्राह्मण होंगे। नासिक अभिलेख में ही गौतमी पुत्र सातकर्णी को आगमानाम निलयस्य यानी धर्म शास्त्रों का भंडार और विनिवर्तित चातुर्वर्ण संकरस्य यानी वर्ण संकरता को रोकने वाला कहा गया है। गौतमी पुत्र की ये विशेषताएं पुष्यमित्र शुंग का स्मरण दिलाती हैं। मनुस्मृति मनुस्मृति परोक्ष रूप से उसे वेद शास्त्रविद कहती है। पुष्यमित्र शुंग ने भी वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा की थी। इन आधारों पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग की भांति गौतमी पुत्र सातकर्णी भी ब्राह्मण था और उसने ब्राह्मण व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया था। ये मित्रों अलग अलग विद्वानों के मत हैं। जहां तक सातवाहनों के मूल निवास का प्रश्न है, इस पर भी विद्वान एक नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने इनको आंध्र प्रदेश का निवासी बताया है। इस प्रदेश के अंतर्गत कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश आता है, जिसे हम पूर्वी दक्षिणापथ भी कहते हैं। स्मिथ, भंडारकर, जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री और सरकार जैसे विद्वानों ने इसे ही सातवाहनों का मूल स्थान माना है। भंडारकर के अनुसार इसी प्रदेश में स्थित धान्य कटक उनकी राजधानी थी। इस मत के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि पुराण सातवाहनों को आंध्र अथवा आंध्रभृत्य कहते हैं। गोपालाचारी और सरकार ने आंध्रभृत्य को कर्मधारय समास बताते हुए यह व्याख्या की है कि आंध्र जो भृत्य थे। इस प्रकार सातवाहन आंध्र जातीय थे। उनका प्रारंभिक उत्कर्ष किसी राजवंश के भृत्य यानी अधीन शासक के रूप में हुआ था। संभव है कि यह राजवंश मौर्य राजवंश रहा हो। यह संभावना गोपालाचारी ने प्रकट की है। उनका तथा सरकार का मत है कि सातवाहनों का जाति नाम आंध्र था, लेकिन उनका कुल नाम सातवाहन था। पुराणों ने उन्हें जाति नाम से पुकारा है और उनके अभिलेख उन्हें कुल नाम से वर्णित करते हैं। सातवाहन यदि आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे, तो उन्होंने तेलुगु भाषा का प्रयोग न करके प्राकृत भाषा का प्रयोग क्यों किया? इस आपत्ति का उत्तर यह कहकर दिया जाता है कि प्राकृत उस युग के अभिजात एवं शासक वर्ग की भाषा थी, अतः सातवाहनों ने अपनी मातृभाषा तेलुगु का प्रयोग न करके प्राकृत का प्रयोग किया है। इस मत का खंडन हो सकता है। आंध्र देश में सातवाहनों के बहुत कम अभिलेख मिले हैं और जो मिले हैं उनमें प्रारंभिक सातवाहन नरेशों के नाम नहीं मिलते। आंध्र देश के स्तूपों से प्रारंभिक सातवाहन नरेशों की कोई भी मुद्रा नहीं मिलती। वहां से परवर्ती सातवाहनों पुलमावी द्वितीय एवं उसके उत्तराधिकारियों की ही मुद्राएं मिलती हैं। आंध्र देश में स्थित अमरावती के स्तूप पर उत्कीर्ण अभिलेखों में किसी भी प्रारंभिक सातवाहन राजा का नाम नहीं मिलता। हाथी गुम्फा अभिलेख का कथन है कि कलिंग नरेश खारवेल ने पश्चिम की ओर जाकर शतकर्णी यानी सातवाहन नरेश पर आक्रमण किया था। यदि सातवाहन नरेश का मूल निवास स्थान आंध्र देश होता तो खारवेल को दक्षिण की ओर जाना पड़ता, क्योंकि आंध्र देश कलिंग के दक्षिण में है, पश्चिम में नहीं।
वेलारी कर्नाटक का एक जिला है। यहाँ दो महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं, एक म्योकदोनी में और दूसरा हिरहदगल्ली में। इसमें इस प्रदेश को क्रमशः सातवाह निहार और सातवाह निरठ कहा गया है। इसके आधार पर सुकथंकर महोदय इसके आधार पर सुकथंकर महोदय का मत है कि बेलारी प्रदेश ही सातवाहनों का मूल निवास स्थान था। इस मत को स्वीकार करने में बड़ी समस्या यह है कि प्रारंभिक सातवाहन नरेशों के सिक्के और अभिलेख बेलारी जिले में नहीं मिलते। प्रोफेसर मिराशी का मत है कि सातवाहनों का मूल स्थान बरार यानी विदर्भ था। यही कारण है कि बरार के अकोला जिले में तरहला नामक स्थान पर सातवाहनों की मुद्राएं मिली हैं। लेकिन इस मत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अकोला मुद्रा भांड में 23वें सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी के पहले की कोई मुद्रा नहीं मिलती। विनय पिटक में सेतकर्णिक नामक एक नगर का उल्लेख है। यह मध्य देश के दक्षिण में स्थित था। इसी आधार पर डॉक्टर रायचौधरी ने मध्य देश के दक्षिणी भाग को सातवाहनों का मूल स्थान माना है। लेकिन इसी तर्क के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष निकालना न्याय संगत नहीं है। अधिकांश विद्वान महाराष्ट्र को सातवाहनों का उदय स्थान होने का श्रेय देते हैं। वे कहते हैं कि सातवाहनों की अधिकांश मुद्राएं और उनके अभिलेख महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। सातवाहन काल की नासिक, कारले, भाजा आदि गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। सात की मुद्राएं मालव शैली की हैं, अतः वे महाराष्ट्र अथवा पश्चिमी भारत में निर्मित हुई होगी। सात का मतलब सातवाहन। सातवाहन नरेशों ने अपने अभिलेखों में आद्य महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया है। नानाघाट अभिलेख की सूचना है कि सातकर्णी प्रथम की रानी नागानेका महारठियों की राजकुमारी थी। महारठी महाराष्ट्र के निवासी थे। हाथी गुम्फा अभिलेख का कथन है कि कलिंग नरेश खारवेल ने पश्चिम की ओर आक्रमण करके सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम को परास्त किया था। यहाँ संभवतः पश्चिम में स्थिति महाराष्ट्र की ओर संकेत है। यहाँ जो संकेत है वह पश्चिम के महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के नानाघाट में सातवाहनों के एक देवकुल के अवशेष और अभिलेख मिले हैं। इनमें सिमुख, नायानिका आदि प्रारंभिक सातवाहनों की मूर्तियां और अभिलेख हैं। अतः सातवाहन महाराष्ट्र के मूल निवासी प्रतीत होते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि तेलंगाना उनका मूल निवास स्थान था। कुछ समय पूर्व हैदराबाद तथा उसके समीप स्थित कोंडापुर नामक स्थान में सातवाहनों की ताम्र मुद्राएं मिली हैं। इस आधार पर यह भी अनुमान किया जाता है कि सातवाहन तेलंगाना के मूल निवासी होंगे और वहीं से वे महाराष्ट्र गए थे। डॉक्टर जायसवाल और डॉक्टर दांडेकर आदि कुछ विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि सातवाहनों का उत्तरी भारत के कुछ प्रदेश पर भी अधिकार था। वे कहते हैं कि पुराणों में कहा गया है कि आंध्र जातीय सिंधुक यह वसुंधरा प्राप्त करेगा। यहाँ वसुंधरा का अर्थ मगध से है। डॉक्टर जायसवाल ने नालंदा में एक सातवाहन मुद्रा प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में प्रयाग से 7 मील की दूरी पर स्थित भीटा नामक स्थान पर एक अन्य सातवाहन मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके आधार पर डॉक्टर दांतेकर उत्तर प्रदेश को सातवाहनों के अंतर्गत मानते हैं। लेकिन कोई एकाट्य प्रमाण नहीं है कि वसुंधरा का अर्थ मगध है और उसका तात्पर्य विदिशा अथवा महाराष्ट्र से हो सकता है। नालंदा की मुद्रा किसी यात्री द्वारा भी वहां पहुंच सकती है। यही बात भीटा की मुद्रा के विषय में कही जा सकती है। जो भी हो, एक दो मुद्राओं के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मगध और उत्तर प्रदेश पर सातवाहनों का अधिकार था। सातवाहनों के किसी भी अभिलेख में हमें उत्तरी भारत का उल्लेख नहीं मिलता है। सातवाहनों के अभिलेख और सिक्के हमें उत्तरी भारत में नहीं मिले हैं। सातवाहनों को त्रिसमुद्राधिपति कहा गया है, चतुर समुद्राधिपति नहीं कहा गया। प्रथम का अर्थ
दक्षिणापथपति होता है और द्वितीय का अर्थ होता है संपूर्ण भारत का अधिपति। मित्रों, शकों कुषाणों नागों आदि के लेख से भी यह संकेत नहीं मिलता कि उत्तरी भारत में कहीं भी सातवाहनों का राज्य था। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्ते।